जी जनाब। सो कहाँ से आया है ये ऑडिट और क्या है ये ऑडिट? ये ऑडिट बेटे हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट से जो सीखा है वो मेरा जिंदगी में हर जगह काम आता है। ये सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत ही करीब है। जो इंसान की साइकी होती है ना, अगर आप वो जान जाएं तो आप एक बहुत ही अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको ये पता ना कि एक इंसान इस टाइम पे जो बात कह रहा है या वो वाकई सच कह रहा है, तो अगर आप ये सोच लें, लेट सपोज छोटी सी एग्जांपल है, बीइंग एन ऑडिटर, आप अगर ये सोच लें कि एक इंसान है जो कि थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहा है, तो आपको फौरन से सोच लेना चाहिए कि इस बात का चांस मौजूद है कि शायद, प्लीज ये ना समझिएगा कि मैं बुरा सोचने को कह रही हूँ या कर रही हूँ, मगर ऑडिट ऐसा ही है। तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि शायद ये अपने फाइनेंशियल इश्यूज को पूरा करने के लिए या उनको हल करने के लिए इस कंपनी से, इस एंटिटी से कोई चीज चुराने की कोशिश करे। अगर कोई एंटिटी ऐसी है कि जहां पर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो डेफिनेटली ऑडिटर को ये सोच लेना चाहिए कि इस एंटिटी के अंदर कैश की डीफैल्केशन हो सकती है, क्योंकि कैश हैंडलिंग है और कैश यहाँ पर चोरी करना भी आसान है। और कभी लाजमी नहीं है बेटा कि चोरी ही किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि गलती से इधर उधर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, आप हिसाब लेने जाते हैं, खर्च आप करते हैं, लेके जाते हैं 1,000 रुपए, खर्च पता नहीं 1,050 कैसे हो जाते हैं। मेरे साथ तो हो ही जाता है कभी कभी ऐसा। तो लाजमी नहीं है कि जानबूझकर ही कैश की हैंडलिंग में मसला क्या होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यार गलती से हो गया कैश की हैंडलिंग में मसला। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी ऐसी इन्वेंट्री है कि जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत हाई है, जैसे आपके गैजेट्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पीकर्स ये जो छोटे वाले हैं आपके आजकल, वो हो सकते हैं, या आपके ये एयरपॉड्स हो सकते हैं, ठीक, ये हो सकती हैं चीजें। तो या ज्वेलरी हो सकती है। सो ऐसी चीज जिसका लेके जाना वेयर हाउस से जेब में डाल के बहुत ही आसान है, ठीक है ना, और उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ऐसी एंटिटी के बारे में फौरन से ऑडिटर को सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर इन्वेंट्री चोरी हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर पहले ही दिन डंडा लेके सवार हो जाए, बोले ऐसी तैसी तुम सालों की तुम चोर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑडिटर ये सोच लेगा कि यार इस एंटिटी के अंदर मैंने इन्वेंट्री के ऊपर काम करना है। ठीक है। सो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बी सिंह, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। सो इस एंटिटी के अंदर काम आपका कोई ना कोई गड़बड़ वाला हो रहा होगा। सो ये है आपका ऑडिट। और मैं जो बार बार कहूंगी और ये साबित भी करूंगी कि वो ह्यूमन साइकी से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है। अब जरा बात कर लेते हैं ऑडिट की डेफिनेशन की। व्हाट इज एन ऑडिट? क्या होता है ऑडिट? ये 5 सवाल हैं जिनके जवाबात आपको ढूंढने हैं, और आपको अपने सामने ये पहला लफ्ज लिखा नजर आ रहा होगा जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। यहीं से ऑडिट की कहानी शुरू होगी और यहीं पे ऑडिट की कहानी खत्म होगी, क्योंकि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। ऑडिटर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो जो राय देगा वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ऑडिटर अगर इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा तो डेफिनेटली वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा और इस एंटिटी के अंदर गलतियां नहीं निकालेगा। ऑडिटर अगर इस एंटिटी का डायरेक्टर होगा तो डेफिनेटली वो ये चाहेगा कि उसका बोनस बढ़ जाए और इस एंटिटी का प्रॉफिट ज्यादा नजर आए। ऑडिटर अगर इस एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय होगा या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटे? कि एम्प्लॉयमेंट का चांस है, कोई चांस बन रहा है एम्प्लॉयमेंट का, कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो अगर ऑडिटर का किसी भी किस्म का ताल्लुक है एंटिटी के साथ तो वो कभी भी एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर सकता और वो एक कभी भी अच्छी और अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे सकता। तो कोई आपसे पूछे ऑडिट क्या है, बहुत सारे बच्चे, पहले दिन में जरूर एक्सरसाइज किया करती हूँ ऑन कैंपस क्लास में, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछूं ऑडिट क्या है तो वो कहते हैं ऑडिट होता है मैम वेरीफाई करना, ऑडिट होता है मैम चेक करना। और बहुत सारे बच्चे एक बात जरूर कहते हैं, मैम ऑडिट होता है फ्रॉड पकड़ना। तो आज मैं आपके सामने इसके ऊपर पूरा पूरा टिक लगा रही हूँ, पूरा पूरा कांटा लगा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेटे ऑडिट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जाम किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन की जाए और ये जांचा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी सच्ची बनी हुई हैं। ये है ऑडिट और इसके सिवा
कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी इतना तो ऑडिट होता है पीआईए का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में तो ऑडिटर जनरल का पूरा डिपार्टमेंट है, फिर भी इनके हालात सही नहीं होते। ओ भाई, ऑडिटर हालात सही करने नहीं आया है। या बहुत सारे लोग कहते हैं ऑडिट हमने कराया, हमें क्या फायदा हुआ। मतलब मेरे से पिछले दिनों एक बड़े पढ़े लिखे इंसान मिले, सीईओ एक बहुत बड़ी कंपनी की, उनसे मुलाकात हुई तो कहते हैं आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, इतने ज्यादा ज्यादा पैसे ले लेते हैं, मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन क्या हुई आपके ऑडिट करने से। मैंने कहा सर वैल्यू एडिशन ये हुई ऑडिट करने से कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वट बढ़ गई, क्योंकि उसके ऊपर मेरा साइन है, मेरा तो नहीं, यानी मेरे जो भी भाई बंधे हैं उनका साइन है। तो ऐसे कल को आप कहीं लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे सबसे पहले नहीं कहेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल्स दिखाओ। अगर आप कल को, कोई इन्वेस्टर है वो आके इन्वेस्ट करना चाहता है, कहते हैं फाइनेंशियल्स दिखाओ, आप दिखाएंगे एक पक्के अच्छे बड़े ऑडिटर का, जब उसके ऊपर साइन हुआ होगा तो भरोसा ऊपर नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा सर ऐसे वैल्यू एडिशन करते हैं, कहते नहीं मेरे बिजनेस को प्रॉफिट तो नहीं हो ना आपके आने से। तो भाई तुम्हारे प्रॉफिट या तुम्हारे लॉस, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सच्चाई दिखाई या नहीं दिखाई। मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए वहां पर जाती हूँ। और तुम कौन, जो मैंने कहा कि तुमने सच्चाई दिखाई कि नहीं दिखाई, वो तुम कौन है, मुझे कोई जवाब दे सकता है इस तुम का, कि वो कौन सा है तुम कि जिसने सच्चाई दिखाई। सारे लोग बताइए, और डायरेक्ट मैसेज कोई ना कीजिए, ग्रुप में कीजिए प्लीज। जी जनाब, बी सिंह ने सही जवाब दिया, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग कौन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जिम्मेदार है। मैनेजमेंट, वेरी गुड। सो जरा एक कंपनी का स्ट्रक्चर साथ साथ पढ़ लेते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपनी का स्ट्रक्चर ये होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। कंपनी का स्ट्रक्चर ये होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है, यानी ये है आपके शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के मालिकान हैं, और ये हैं आपके डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को रन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है कि वन फाइन डे हम जाते हैं और हम एक कंपनी बना लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी कंपनी को तमाम के तमाम इख्तियारात एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देके अपने घर चले जाते हैं और घर जाके सो जाते हैं। शेयर होल्डर्स का कंपनी के डे टू डे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या मैं सही कह रही हूँ। सब लोग बताएंगे क्या मैं सही कह रही हूँ। हाथ ऊपर। एक ही बंदा ना बताए यार, सबको कहा है बताने को। ठीक है जी। सो सो कंपनी जो है आपकी, वो ऐसे चलती है कि उसको तो डायरेक्टर्स चलाते हैं, जो कंपनी के मालिकान है वो तो अपने पैसे समाज सबके सब डायरेक्टर्स के हाथ में थमा के चले जाते हैं। अब होता क्या है, साल के एंड पे डायरेक्टर्स जो कि इस कंपनी के एजेंट्स हैं, साल के एंड पे वो डायरेक्टर्स एक एनुअल रिपोर्ट जमा करवाते हैं शेयर होल्डर्स को। और ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमने ये उखाड़ लिया और हमने वो उखाड़ लिया, और हमने यहाँ झंडे गाड़ दिए, और हम जो है वो मोबाइल, अच्छा आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ओके बेटे कोई नहीं, हमने यहाँ झंडे गाड़ दिए, हम चांद पे पहुंच गए। वैसे वो दुश्मन के बच्चों को इतना पढ़ाया कि वो चांद पे तो पहुंच गए। ये तो बात सही है कि नहीं। तो ये वाली सारी बड़ी बड़ी बातें आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती हैं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर और भी बातें होती हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जैसे कि आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट, और उसके अलावा जो भी चीजें आपका दिल चाह रहा है अपने शेयर होल्डर्स को बताने का, वो तमाम चीजें आप एनुअल रिपोर्ट में डालते हैं। ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ इससे गरज है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ऑडिटर आता है और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है। क्यों जरूरत पड़ती है इस मसीहा की। मैं अक्सर जब भी ये डायग्राम बनाती हूँ ना, जब भी ये पढ़ाती हूँ क्लास में, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि एक सुपरमैन है जो उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो ऑडिटर की, कि ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक दूसरे का गिरबान पकड़े खड़े हैं, और एक सुपरमैन आया शू करके और उसने इन दोनों को उठाया कंधों से और कहा कि भाई भाई इंसान बन जाओ, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अक्सर ऐसी फीलिंग आती है। सो इसलिए जरूरत पड़ी बेटा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे, डायरेक्टर ये चाहते हैं वो अपनी इनकम बढ़ाएं, और शेयर होल्डर क्या चाहते हैं वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएं। अब डायरेक्टर अपनी इनकम अगर बढ़ाएंगे
तो डेफिनेटली वो जो सैलरी एक्सपेंस है इनका, ये सैलरी एक्सपेंस तो भाई साहब कंपनी के प्रॉफिट में से ही माइनस होगा ना, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर डायरेक्टर्स को कोई बोनस शोनस मिलता है तो उनको तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं होगी कि सेल के नतीजे में कैश रिसीव हो भी रहा है कि नहीं। वो तो सिंपली प्रोडक्ट को उधार 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 लंबे लंबे जो है आपकी क्रेडिट पीरियड के ऊपर बेचना शुरू कर देंगे। तो इन दोनों के दरमियान चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस वजह से ये कोशिश करेंगे कि ये कंपनी की अच्छी पोजीशन दिखाएं शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स इनसे नाराज ना हो। क्या मुझे कोई बता सकता है कि शेयर होल्डर्स की नाराजगी का इन लोगों पे क्यों असर पड़ेगा? एनीवन? क्या पावर है शेयर होल्डर के पास? जी बिल्कुल सही, उन लोगों के पास ये पावर है कि वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो रेजोल्यूशन ले आएंगे, डायरेक्टर्स की ऐसी की तैसी कर देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सो इस वजह से इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस वजह से डायरेक्टर्स कभी ये नहीं चाहते कि शेयर होल्डर्स को कंपनी की असल सिचुएशन पता चले। तो इसलिए शेयर होल्डर्स ही ऑडिटर को लेकर आते हैं, और ऑडिटर आता है और आकर इस एनुअल रिपोर्ट को जांचता है, परखता है, और इसके ऊपर क्या देता है? कोई बता सकता है? एनुअल रिपोर्ट को देखकर, फाइनेंशियल्स को देखकर क्या देता है ऑडिटर? क्या देता है? कोई बताए जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। जो बच्चे मोबाइल पे हैं बेटे, कोई बात नहीं, आप अभी ना करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कल से। किसी ने भी वो जवाब नहीं दिया जो मुझे चाहिए, जल्दी। बाकी लोग 16 बच्चे हैं, जवाब 3 बच्चे दे रहे हैं, क्यों? घर पे आऊं तुम्हारे में या ख्वाब में आके डराऊं? ओपिनियन। ऑडिटर क्या देता है? ऑडिट ओपिनियन। और क्या ऑडिट ओपिनियन देता है? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच्चे हैं या नहीं हैं। इसीलिए ऑडिटर को बुलाया जाता है, और इसीलिए ऑडिटर से इतनी ज्यादा इज्जत का और प्यार मोहब्बत का रवैया रखा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके जी। सो पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाना ये चाह रही थी कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और ऑडिटर क्यों आता है। वापस चले जाते हैं। ऑडिटर आया है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने, ताकि वो क्या करे? वाई? ताकि वो एक ओपिनियन दे सके। क्या ओपिनियन? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट आ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? अच्छा बेटे, मैं जरूर आपको अनम्यूट कर दूं, लेकिन मसला बस ये है कि बेटा फिर वो सबकी बैकग्राउंड की आवाजें आने लगती हैं ना, तो बच्चे थोड़े तंग हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इशू होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सलान। बेटा लेकिन बस ना, मुझे ना इंटरैक्टिव क्लास जरा अच्छी लगती है, मेरा दिल चाहता है बच्चे बात करें मेरे से। अदरवाइज तो मैं रिकॉर्डेड भी दे ही सकती थी, लेकिन तुम लोग जब, मैं इमेजिन तो करती हूँ ना कि तुम लोग सामने बैठे हो तो अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा। सो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करें। मुझे एक बात बताइए, और जो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं अभी तुम लोगों को बता रही हूँ, डंडा लेके मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। मुझे एक बात बताएं, अगर आप ऑडिट करने गए हैं फर्नीचर का, और आपने देखा कि इन लोगों ने इस साल 1.5 लाख का फर्नीचर खरीदा है, और आप वहां पर ऑडिट करने गए हैं, और किन लोगों ने खरीदा है? मैनेजमेंट ने, यानी जिनको डायरेक्टर्स कहा करते थे, याद रखिए आज से हम इनको मैनेजमेंट कहा करेंगे। आप लोग डायरेक्टर्स नहीं लिखेंगे इनको, आप इनको क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट लिखेंगे। लास्ट पेज के ऊपर जाकर एक वोकैबुलरी की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, इस पेपर के अंदर 50-50 का गेम है, और अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि 40-60 का गेम है। मतलब ये कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हासिल किया जाता है वो 50% काम आएगा पेपर में, लेकिन जो प्रैक्टिस की जाती है बकिया 50% उसका गेम है। और प्रैक्टिस कैसे की जाती है मेरे बच्चे? प्रैक्टिस ऐसे की जाती है कि अगर आप
अच्छी अच्छी वोकैबुलरी की एक लिस्ट बनाएं और रोजाना की बुनियाद पर उस लिस्ट की जियारत करें। उस लिस्ट को अपने किसी ऐसी नुमाया जगह के ऊपर लगा लें कि जहां पर आपको वो लिस्ट आते जाते नजर आए और ऑडिट की अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आप इस्तेमाल कर सकें। मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने ये लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ करेक्ट व्यू, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हालांकि अंग्रेजी में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हर सब्जेक्ट की मेरे बच्चे एक वोकैबुलरी होती है और आपको उसी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और तरीके से आंसर लिख के आ जाएं। अच्छा, और ये भी बड़े हाई लेवल की अंग्रेजी लिखो, नॉनशलांट, और क्या, और भी इस तरह के जो बड़े बड़े आपके अल्फाज होते हैं, ठीक है, ये हिडियस और इस तरह के आपने जो है ना वो अल्फाज बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। बिजार, ये जो अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं, ये हमारे कुछ बर्गर बच्चे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, ये अल्फाज भी आपने बेटा इस्तेमाल नहीं करने। वियर्ड, ये अल्फाज भी आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। ना तो एक बात याद रखिए, ना तो आपने बहुत ज्यादा हाई लेवल की अंग्रेजी लिखनी है, ना आपने बहुत लो लेवल की अंग्रेजी लिखनी है, बल्कि आपने अप्रोप्रिएट लेवल की अंग्रेजी लिखनी है। और ये अप्रोप्रिएट लेवल की अंग्रेजी मेरे बच्चे आपको जब ही लिखनी आएगी अगर आप वो लास्ट पेज के ऊपर वोकैबुलरी की लिस्ट बनाएंगे और आप फिर उस लिस्ट की जियारत किया करेंगे बार बार, तभी आपको याद हो जाएगी कि कौन कौन से अच्छे अच्छे अल्फाज हैं जो आपने इस्तेमाल पेपर के अंदर करने। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं, आपने ये लफ्ज इस तरह से फेक, मैन्युपुलेशन, इस तरह के भी अल्फाज पेपर में इस्तेमाल नहीं करने। आपने जरा शुगर कोट करके अल्फाज इस्तेमाल करने, जैसे मैं तुम लोगों को डांटती नहीं हूँ प्यार प्यार से, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि बुरा लग जाए आगे से, ठीक है। तो जरा इस बात का ख्याल रखना। हाँ जी, इस्लामाबाद के बर्गर्स, मैं आपको बताऊं जी, मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है, और मेरे वालिद साहब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। सीए सारा का सारा मैंने इस्लामाबाद से ही किया है। और मेरा जो छोटा भाई है, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे वाले साहब अभी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुए हैं सीसीपी से। तो हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे 2009 में। तो बस उसके बाद फिर यहीं रह गए, उसके बाद मेरी शादी भी यहीं हो गई। मेरे इन लॉज कराची वाले हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस्लामाबाद में पैदा हुए थे, तो उनको मैं बर्गर ही कहती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जी मेरा बच्चा, आप बिल्कुल भी सिंह, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही हूँ कि दूसरे बच्चे परेशान ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि तू यूट्यूब से लेक्चर लेके आया है, या फिर तू खाली चेक करने आया है कि मैम को कितनी ऑडिट आती है, कुछ तो है। अच्छा जी, क्या हुआ यहाँ पे कि अगर मुझे बताओ सारे लोग बी सिंह के अलावा, ठीक है, अगर फर्नीचर खरीदा है इस एंटिटी ने, इस मैनेजमेंट ने 1.5 लाख का, क्या बात है मेरे बच्चे, थैंक यू। अगर फर्नीचर खरीदा है 1.5 लाख का, तो मुझे बताइए कि आप बीइंग एन ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए अरसलान। मैडम, पहले तो जो फर्नीचर आया होगा कहीं ना कहीं पड़ा होगा, हम उसे देखेंगे कि वाकई ये फर्नीचर पड़ा है। वेरी और गुड, वेरी गुड, दूस, दूसरा उसकी कोई ना कोई इनवॉइस बनी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। या फिर हम मैडम उस शॉप पे जाके पूछ के आ सकते हैं कि इसका भाई मतलब है, वाकई इसका मतलब है अरसलान की, क्या आसान है। म्यूट कैसे हो गया। जी जी मैडम, जी जी बिल्कुल। ये आसान है, ठीक है, जी यही मैं मैडम। पूछना चाह रही थी। इसका मतलब ये हुआ, अरसलान म्यूट कर लीजिए प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीधा सीधा मामला है, ये जो सीधा सीधा सवाल है, इसका जवाब तो बहुत आसान है। फर्नीचर की अमाउंट को वेरीफाई करना कि फर्नीचर कितने का आया, आया भी कि नहीं आया, ये सारा कुछ वेरीफाई करना बहुत आसान है ऑडिटर के लिए। लेकिन एक चीज है जो ऑडिटर के लिए भी आसान नहीं है और मैनेजमेंट के लिए भी आसान नहीं है, वो है फेयर व्यू। ये 2+2 = 4, ये तो ट्रू व्यू में आता है। और ये मैनेजमेंट के लिए भी बहुत आसान है, ऑडिटर के लिए भी बहुत आसान है। फर्नीचर 1.5 लाख का आया, एंट्री पास कर दी, फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट या पेबल क्रेडिट, कोई मसला ही नहीं था, ना सोचना था, ना समझना था, ना पूछना था। प्रॉब्लम वहां पर आती है कि जहां पर एंटिटी के पास चॉइस होती है, जहां पर स्टैंडर्ड ने एंटिटी को चॉइस दी हुई है।
फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का कोई एक तरीका नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट डिटरमिन करते हैं, आपका IS2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट, और लिखो जल्दी, लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। यस, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर जो NRV की कैलकुलेशन है, क्या इसके बारे में कुछ बताया है स्टैंडर्ड ने कि कॉस्ट का 10% ले लो NRV बन जाएगी, कॉस्ट पे 20% चढ़ा दो NRV बन जाएगी? बताया? नहीं बताया। तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं NRV? क्या लफ्ज है जिसकी बिना के ऊपर NRV कैलकुलेट की जाती है? जजमेंट। जजमेंट की बिना पे NRV कैलकुलेट की जाती है। अब जजमेंट के अंदर क्या है? जजमेंट के अंदर दो रास्ते हैं। जजमेंट के अंदर पहला रास्ता ये है कि मैनेजमेंट को ऑडिटर से इस तरह का बात करने का मौका मिल जाए कि वो कहें कि जी हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वो क्या हुआ, वो गलती हो गई। अच्छा, ओहो, हम तो छोटे बच्चे, हमें क्या पता, हम तो रोटी को चूची बोलते हैं, पानी को मम्मा में कहते हैं। अच्छा, तो जब बारिश में नहाए तो गीले हो जाते हैं क्या? ओहो सर, हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। समझ रहे ना मेरी बात? मैनेजमेंट, मेरी बात याद रखो, मैनेजमेंट ने जब भी विंडो ड्रेसिंग करनी है, मैनेजमेंट यही करेगी कि वो एस्टिमेट्स के साथ खेलेगी, वो उन एरियाज के साथ खेलेगी जहां जजमेंट है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर की कॉस्ट अगर 1.5 लाख के बजाय इन्होंने बढ़ा के 2 लाख की होती तो इनवॉइस से पता चल जाता ना कि इन्होंने 50,000 को ओवरस्टेट किया है। लेकिन NRV कैसे कैलकुलेट की जाती है? वो तो जी जजमेंट होती है कि हमारी ये जो कुर्सी है, लेट्स सपोज हम कुर्सी ही बनाते हैं, हमारी ये जो कुर्सी है ये अगला साल शुरू होने के बाद कितने की बिकेगी? ये तो जजमेंट है मार्केट में, है ना? तो अब इसके अंदर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ओ गलती हो गई, माफ कर दे प्लीज, हमको माफ कर दे, हम तो छोटे बच्चे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? सो मैनेजमेंट हमेशा बेटा एस्टिमेट्स में खेलने की कोशिश करती है, बिकॉज इनका बच के निकल जाना एस्टिमेट से बहुत आसान होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। इसलिए बेटा ये चीज ना सिर्फ मैनेजमेंट के लिए करना मुश्किल है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि मैनेजमेंट ने ना जान के ही गड़बड़ की हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट से गलती हो गई हो NRV की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब ऑडिटर के लिए क्या चैलेंज है? ऑडिटर के लिए असल चैलेंज तो फेयर व्यू का ही है, क्योंकि फेयर व्यू कैलकुलेट किया जाता है 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय फलाना, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक environment of the country, depending upon the budget, depending upon the tax rate, फला 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 फला। तो इसीलिए ऑडिटर के लिए फेयर व्यू के बारे में जजमेंट देना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत ट्रू व्यू के। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग मुझे 2 मिनट की ब्रेक में फेयर व्यू के बारे में बता सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल ये दी कि NRV जो है वो, उसके बारे में जो व्यू होता है वो फेयर व्यू होता है, ट्रू नहीं होता, बिकॉज ट्रू हो नहीं सकता। क्या आप ऐसी 2 मिसालें सोच सकते हैं? लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ 2 मिनट बैठकर सोचिए, 2 मिनट बैठकर सोचिए। जी जनाब, सोचा आप लोगों ने? जी हसन, हसन बताइए। हसन आप वही हैं जिनकी कल रात को मुझसे बात हुई थी?
जी बी सिंह बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है हसन। और लोग? बिल्कुल सही, इसका मतलब है आप सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपने कहा, किसी बच्चे ने कहा चेंज इन एस्टिमेट्स, किसी बच्चे ने कहा इम्पेयरमेंट, किसी बच्चे ने कहा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, किसी बच्चे ने कहा रिवैल्यूएशन करानी है कि नहीं करानी है। वेरी गुड। उमर बेटे, हमने पूछा ये था कि फेयर व्यू जो है वो किस किस चीज का होता है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने पूछी थी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बेटे, आप उससे देख लीजिएगा यूट्यूब पे, इंशाल्लाह ये भी हम अपलोड करेंगे। और ये वैसे आपको आइंदा की जो क्लासें हैं वो इंशाल्लाह ड्राइव पे भी मिल जाया करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर के लिए ट्रू व्यू के बारे में जजमेंट देना, ओपिनियन देना आसान है, और फेयर व्यू के बारे में ओपिनियन देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जजमेंट लगती है, इसके अंदर मैनेजमेंट का खेलने का बहुत ज्यादा चांस है, इसके अंदर मैनेजमेंट का झूठ बोलने का बहुत ज्यादा चांस है, और इसके अंदर मैनेजमेंट का बदमाशी करने का भी बहुत ज्यादा चांस है। तो उसकी वजह से इसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हो सकती है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए बेटे। बीसिंग, अल्लाह आपको कामयाब करे मेरा बच्चा। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको अपने सामने नजर आ रही होगी, वो लिखी हुई है। वो लिखी हुई है एज पर एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जी बेटे, कोई अनम्यूटेड है? प्लीज बेटे। अच्छा जी। सो अच्छा, अब अगली चीज क्या होती है? अगली चीज ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी ना सिर्फ ऑडिटर ने ये बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, बल्कि ऑडिटर ने ये भी बताना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल्स बनाई गई हैं या नहीं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पाकिस्तान में हमारा मोस्टली यूज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? बेटा प्लीज आपस में कन्वर्सेशन से गुरेज कीजिए। मैं जो है वो जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू। या फिर प्राइवेट कन्वर्सेशन कर लीजिए। जी जनाब, हमारा क्या है? आईएफआरएस, बिल्कुल सही। सो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है आईएफआरएस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा हुआ है ना कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाते हैं, और उसके बाद ना बनाएं, फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि हम तो जी आईएफआरएस के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन हम रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, तो ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो मुनासिब नहीं होगा। या ये कहते हैं कि जी हम आईएफआरएस के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन आईएफआरएस जो आपका 16 वाला है वो ये कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, सॉरी, जो आपका आईएस 16 है वो ये कहता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो पूरी की पूरी क्लास ऑफ एसेट्स की होनी चाहिए, है ना। जब भी आप रिवैल्यूएशन की एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी क्लास ऑफ एसेट्स की होनी चाहिए। जिसका सरप्लस आ रहा हो सरप्लस लिख देंगे, जिसका लॉस आ रहा होगा लॉस लिख देंगे। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है ना। सो अब आप ये कहते हैं कि जी हम तो आईएफआरएस के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन ये वाली बात तो आप आईएफआरएस की मान नहीं रहे हैं। नंबर वन बात ये हो गई। अच्छा, नंबर टू बात की बात कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हुई हुई है, उस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस प्लस कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनानी होंगी।
और अगर कोई कंपनी अपने आप को पाकिस्तानी कंपनी कहती है और उसके बावजूद इनके हिसाब से फाइनेंशियल्स नहीं बनाती, तो यहाँ पे भी ऑडिटर को एतराज है। या तो आप ये क्लियरली कह दें, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर इन लॉ है, उनकी कंपनी है, उनका जो पेरेंट है वो जर्मनी में होता है, तो वो दो तरह की फाइनेंशियल्स बनाते हैं। एक फाइनेंशियल्स बनाते हैं जो वो पाकिस्तान के हिसाब से बनाते हैं, और एक फाइनेंशियल्स बनाते हैं जो वो जर्मनी का जो भी उनका वो फॉलो करते हैं अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनके हिसाब से बनाते हैं। तो आप क्लेम ना करें कि आप किसके मुताबिक फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, अगर आप उसके मुताबिक बना नहीं रहे तो एक्चुअल में। फिर उसके बाद कहते हैं तीसरी चीज, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट होती है गलत बयानी। लाजमी नहीं है कि ये गलती हो, ये गलत बयानी भी हो सकती है। जैसे कि ऐसा हुआ कि गलती से मैंने जो है कह दिया कि क्लास हमारी 3 बजे होगी, मेरा इरादा नहीं था ऐसा कहने का, गलती से कह दिया। दूसरा होता है फ्रॉड, ये जानबूझ के किया जाता है। मिस स्टेटमेंट्स आपकी ड्यू टू एरर भी हो सकती है और ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकती है, लेकिन कहलाएगी वो क्या? कहलाएगी वो मिस स्टेटमेंट ही। और ऑडिटर जाता है मिस स्टेटमेंट पकड़ने, ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने नहीं जाता, ऑडिटर मिस स्टेटमेंट पकड़ने जाता है। और अगर ऑडिटर को पता चल जाए कि ये मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हुई है, तब ऑडिटर इस झगड़े में पड़ता है। अदरवाइज ऑडिटर इस नियत से नहीं जाता है कि वो फ्रॉड को पकड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल मोहम्मद उमर, इस तरह का एरर हो सकता है। ऑडिटर इस नियत से नहीं जाता है कि वो फ्रॉड को पकड़ेगा, ऑडिटर इस नियत से जाता है कि वो मिस स्टेटमेंट को पकड़ेगा। हाँ, अगर वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हुई है तो फिर एक अलग बात है, फिर हमें उसमें घुसना पड़ेगा, फिर हमें फ्रॉड वाले प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। या अगर इस एंटिटी का इन्वायरमेंट ऐसा है, यानी जब आप शुरू में इस एंटिटी में आए और आपने इस एंटिटी के बारे में एनालिसिस किया, तो आपको पता चला कि इस एंटिटी का इन्वायरमेंट ऐसा है कि इसमें कुछ इंडिकेटर्स मौजूद हैं कि जो ये बताते हैं कि इस एंटिटी में फ्रॉड शायद हो सकता हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताइए, अगर किसी एंटिटी में अपने जो आपके सेल्स के मैनेजर्स हैं, अगर उनको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस दिया जाए, तो बताइए क्या ये एक फ्रॉड का इंडिकेटर है कि नहीं? पता नहीं। अच्छा, एक बात याद रखना, मेरी क्लास में पता नहीं का ऑप्शन नहीं होता। मुस्तफा शाह ने बहुत अच्छी बात की, मुस्तफा शाह ने कहा ये इंसेंटिव है। यस बेटे, इस एंटिटी में फ्रॉड का चांस बिल्कुल है। मैंने आपको, अगर आप लोगों ने मेरी डेमो वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें क्या कहा था, ऑडिटर ने इस्तेमाल करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शक की मिजाज। हर एक पे शक करना है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो सकता होता है। ये तमाम काम है ऑडिटर के। तो जैसे ही ऑडिटर देखेगा कि हवा में थोड़ी सी खुशबू आ रही है फ्रॉड की, ऑडिटर पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगा उस एरिया के, और उसके बाद उसको बहुत ही गौर से देखेगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ये जानना चाहता है कि कहीं यहाँ पर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रही है ड्यू टू फ्रॉड। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? जी बिल्कुल अरसलान, वही शक। जी जनाब, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या तुमने कभी किसी से इश्क किया? मैंने नहीं किया। मैं हमेशा जब भी ऑनलाइन क्लास में होती हूँ ना, बच्चों से जरूर पूछ लेती हूँ, जरा ये सुन के बच्चे थोड़े से जाग जाते हैं। एक बात याद रख भाई, मैंने जो इश्क किया है ना, सीए से ही किया है। जिंदगी में यही इश्क है जो आपको कामयाब कर सकता है। अगर तुमने इस प्रोफेशन से इश्क कर लिया ना मेरे बच्चे, ये प्रोफेशन तुम्हें सर पे बैठा लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इश्क करना है तो इस प्रोफेशन से करना है, क्योंकि ये इस काबिल है कि इससे इश्क किया जाए, क्योंकि ये आपको इतना बेनिफिट देता है कि आपने जो इसके ऊपर मेहनत की है, आपने जो इसके साथ लगन के साथ पढ़ाई की है, ये डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा। कैसे रिवॉर्ड नहीं करेगा, हम भी यही हैं।
पहले मेहनत तो करो। चांद हासिल करना चाहते हो, हैं? चांद हासिल करना चाहते हो, लेकिन रॉकेट में बैठने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या फायदा? मेहनत तो करो। रब भी उन्हीं को ही नवाजते हैं कि जिनकी एफर्ट को उन्होंने देख लिया होता है। ऐसे नहीं देते वो कुछ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी से इश्क करने को तैयार हैं? यस, बिल्कुल सही उम्र। ठीक है जी। आई कैप नहीं इश्क करेगा, एक बात याद रखना, दूसरी पार्टी थोड़ी करती है। इश्क तो है ही वो जो वन साइडेड हो। एक बात सुन लीजिए, और ये अपनी जिंदगी का मोटो बना लीजिए। मैं हमेशा एक शेर पढ़ा करती हूँ, करूंगी क्या जो सीए में हो गई नाकाम, करूंगी क्या जो सीए में हो गई नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। कश्तियां चलाओ, घुस जाओ। अल्लाह ताला जरूर, या जो भी आपका रब है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, वो आपको कामयाब करेंगे। दिस शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। भाषण सिद्दीकी काफी हो गया, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, सो मटीरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये लफ्ज मिस स्टेटमेंट तो पढ़ लिया। अब जरा मटीरियल लफ्ज के बारे में बात कर लेते हैं। ये मटीरियल क्या होता है? मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर अम्मी ने आपको ईद का कुर्ता लेने का बजट 5,000 रुपए दिया हो, आप कहेंगे अब ये कहेगा अभी हम क्या, मैम क्या बात कर रही है, अम्मी ने कब 5,000 रुपए का बजट दे दिया है? अम्मी तो बहनों को देती है 5-5 हजार रुपए के बजट। जी। तो मुझे बताइए, अगर अम्मी ने आपको 5,000 रुपए का बजट दिया और आप वो पैसे लेके खुशी खुशी ईद का कुर्ता लेने पहुंच गए, और जब आप ईद का कुर्ता लेने पहुंचे तो वहां पर आपने एक कुर्ता देखा जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 5,500। प्राइस लिखी हुई थी 5,500। तो वो प्राइस ना गलती से 5,500 लिख दी गई थी। एक्चुअली वो 5,000 लिखना चाह रहे थे, लेकिन 5,000 के बजाय 5,500 लिख दिया था उन्होंने। मुझे बताइए, इस बात का कितना चांस मौजूद है कि आप वो कुर्ता खरीद लेंगे? मुझे परसेंटेज में बताइए। खाली 500 रुपए ज्यादा है? हसन कह रहे हैं 0। बिल्कुल सही, 95% चांस है कि आप वो कुर्ता खरीद लेंगे। इन्होंने बिल्कुल सही परसेंटेज दी, उमर ने। 95% चांस है। क्यों? 500 का फर्क है यार, थोड़ी सुन लेंगे अम्मी से, कौन सा पहली बार हो रही है? रोज तो होती है, कोई बात नहीं। जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद तो पहले ही कर दी अम्मी की, तो और थोड़ी सी कर लेना, है ना? लेकिन अगर उस कुर्ते के अंदर एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, 5,000 के बजाय 50,000 का हो गया वो, तो क्या करोगे? उसको हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा, है ना? मैं तो ऐसी दुकान में भी नहीं जाती। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ऐसी मिसस्टेटमेंट, कि जो मिसस्टेटमेंट आपके यूजर का, आप उस कुर्ते के यूजर हैं, आप उस कुर्ते के कस्टमर हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो अगर कोई मिसस्टेटमेंट, अगर कोई गलती आपके यूजर्स का डिसीजन बदल दे, उसको कहते हैं मटीरियल गलती। उसको कहते हैं मटीरियल गलत बयानी, यानी इंपॉर्टेंट गलत बयानी, यानी बड़ी गलत बयानी, यानी ऐसी गलत बयानी कि जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अपना डिसीजन बदल ले। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर ने सोचा हुआ था कि यार मैंने ना इस साल का डिविडेंड मिल जाए, उसके बाद मैंने ना इस एंटिटी को छोड़ देना है, मैंने इससे रिजाइन कर देना है। तो अगर उसने इस किस्म का कोई सोचा हुआ है और उसके बाद जब फाइनेंशियल्स आती हैं तो अन्य वाह प्रॉफिट, वो कहता है यार वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। ठीक है, वो कहता है यार चलो कोई बात नहीं, एक साल और दे देते हैं इस एंटिटी को। बाद में पता चला वो प्रॉफिट झूठा दिखाया था कम वक्तों ने। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूजर का डिसीजन मेकिंग बदला कि नहीं बदला ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? क्या ख्याल है? जल्दी, बदला ना? है ना? तो इसलिए बेटा ऐसी मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं, कि जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बदल जाए। सो आज हमें पता चल गया कि ऑडिटर के 3 काम हैं।
पहली बात उसने देखना है कि फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं। दूसरी बात उसने देखना है कि फाइनेंशियल एज पर एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी हुई है या नहीं, एक्सेप्टेबल एज पर द एंटिटी पॉलिसीज एंड एक्सेप्टेबल एज पर द कंट्रीज लॉ ऑल्सो, बिकॉज पाकिस्तान की कंपनी आईएफआरएस के मुताबिक ही बनाएगी, वो यूएस गैप्स फॉलो नहीं कर सकती। तीसरा, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये तीन चीजें ऑडिटर ने जाके देखनी है, और ये तीन चीजें ऑडिटर कैसे देखेगा? बाय एग्जामिनेशन एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो एग्जामिनेशन करने को कहते क्या हैं? उसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। और जिन लोगों को ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स के नतीजे में अपनी ओपिनियन फराहम करता है, वो लोग कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर वो जो स्टेक जिसके अंदर आती है, बहुत धुआं निकल रहा होता है, शू 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 बोल रहा होता है, बच्चे खांसना शुरू कर देते हैं, वो होता है स्टेक होल्डर। भाई क्या होता है स्टेक होल्डर? वही होता है जिसमें स्टेक आती है। हाँ, स्टेक होल्डर वो होता है कि जिसके ऊपर कंपनी की तरफ से कोई असर हो। कंपनी में ऊंच नीच हो तो उसकी जिंदगी में भी ऊंच नीच हो। कंपनी के ऊपर कोई असरात हो तो उसकी जिंदगी पर भी असरात हो। कंपनी को प्रॉफिट आए तो उसकी भी खुशहाली आए, और कंपनी को नुकसान हो तो उसके अंदर बदहाली आए। वो होता है आपका स्टेक होल्डर। बिल्कुल उमर, आपने सही कहा, हु कैन इफेक्ट द कंपनी एंड हु कैन बी इफेक्टेड बाय द कंपनी। तो स्टेक होल्डर को देनी है आपका जो ये वाला ऑडिट का पेपर है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा मेन स्टेक होल्डर है ना, पूरे के पूरे टाइम जिसका जिक्र होता रहेगा, वो आपका शेयर होल्डर ही है। मेन स्टेक होल्डर जो है ना आपका, वो आपका शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर को ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती है, उसी के नाम पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और वही इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एड्रेस ही होता है। यहां तक किसी का कोई सवाल है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया था कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को चलाते हैं, और शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के मालिकान। सही है। अब देखा जाए तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एजेंट्स हैं। हमने वो बिजनेस लॉ के अंदर एजेंसी रिलेशनशिप पढ़ा था, याद है? पढ़ा था मैम, पता नहीं, पढ़ा तो था, अभी तो कोई याद नहीं है। बिजनेस लॉ का पेपर पास हो गया, हमने फेंक दिया उठा के। सर में खेड़ डलवा दो मेरी। पढ़ा था जी। सो एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो अपने प्रिंसिपल के कहने पे काम करता है, ठीक है। और एजेंट वो भी होता है कि जिसके पास उसके प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। सो शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल्स हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं वो उनके एजेंट्स हैं। यहाँ पर दो अल्फाज आपको नजर आ रहे होंगे। पहला लफ्ज है स्टीवर्ड, और दूसरा लफ्ज है एजेंट। स्टीवर्ड कौन होता है बेटा? स्टीवर्ड होता है जो कि किसी की रिसोर्सेस का बहुत अच्छा ख्याल रखे, और एजेंट वो होता है जो किसी के कहने पर कोई काम करे। अब स्टीवर्ड भी किसी के कहने पे काम करता है, इस लिहाज से तो दोनों की नेचर बिल्कुल सेम। स्टीवर्ड भी किसी के कहने पे ही काम करता है, और एजेंट भी किसी के कहने पे ही काम करता है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि स्टीवर्ड के पास कोई ना कोई कंपनी की रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, पैसे, माल, वॉटेवर होता है। यानी डायरेक्टर्स के कंट्रोल में पूरी की पूरी कंपनी होती है कि नहीं होती है? डायरेक्टर्स के कंट्रोल में कंपनी के एसेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना? सो ये होता है आपका स्टीवर्ड, जो कि कंपनी की रिसोर्सेज का बहुत ख्याल रखता है, और कंपनी की रिसोर्सेज को अच्छी तरह चलाने की कोशिश करता है। और दूसरी सिचुएशन में आपका एजेंट है, जो कंपनी के बिहाफ पे काम तो करता है, लेकिन उसके पास कंपनी की रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं होता। ये हमने जो बिजनेस लॉ में एजेंट पढ़ा था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि बिजनेस लॉ में हमने जो एजेंट पढ़ा था वो ना सिर्फ आपकी इशारों पे काम करता था, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी भी अपने पास रखता था। लेकिन ये जो यहाँ पर एजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इशारों पे काम करता है, ऑडिट वाला एजेंट, और आपकी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखता। लेकिन स्टीवर्ड ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी करता है।
और आपके बिहाफ पे काम भी करता है। स्टीवर्ड जो है उसके लिए, या एजेंट जो है उसके लिए, या डायरेक्टर्स जो है उसके लिए शर्त ये है कि उसका कंपनी के साथ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप हो। ये फ्यूडिशरी रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है रिलेशनशिप ऑफ गुड फेथ। डायरेक्टर्स को चाहिए कि क्योंकि शेयर होल्डर्स उनके ऊपर एक अमानत रखे गए हैं, उनको एक जिम्मेदारी सौंप के गए हैं, तो डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो शेयर होल्डर्स को उनके एतमाद के ऊपर, उनके भरोसे के ऊपर पूरा उतरें, और उनको चाहिए कि वो उनके लिए गुड फेथ में काम करें। जी कामरान अंसारी, क्या कह रहे हैं आप बेटा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रिपीट कर दूं? अच्छा बेटे, देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है गुड फेथ का रिलेशनशिप। यानी आप जो हैं वो मेरे भले के लिए काम करेंगे, आप जो हैं वो सेल्फलेस होके काम करेंगे, आप जो है वो काम करने से पहले जब सोचेंगे कि यार इस काम का इफेक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या होगा, इस काम का इफेक्ट उनके प्रॉफिट्स पे क्या होगा, ये होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा और आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ गुड फेथ। कैसे? अगर मैं जब लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर सही से सही बातें लिखूं और सही से सही बातें बच्चों को बताऊं, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इन बच्चों का फ्यूचर है जो स्टेक पे लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी अगर मेरी वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो गया, और अल्लाह को तो जवाब बाद में देना है, मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूंगी? समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये होता है रिलेशनशिप ऑफ गुड फेथ। समझ आ गया बेटे? उमर, सॉरी राना ने पूछा था। नहीं बी सिंह, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी कंपनी। अल्लाह ताला करे आपका ऑडिट का पेपर पास हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन मैं बेटे आपके आपके मैसेजेस पढ़ सारे नहीं हूँ, सारे मैसेजेस सही हैं, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ कि जो बच्चे पहली दफा पढ़ रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। राना, आपका सवाल क्लियर हुआ? जी जनाब, अब मैं जरा बच्चों को जरा देखूं और एक दफा इनको झाड़ दूं। कामरान, आमिश, अब्दुल हनान, अब्दुल्ला, फरियाब, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे भाई? उमेर, शहरबानो, इतनी खामोशी क्यों? भाई पार्टिसिपेट करो क्लास में। चलो अच्छा किया आमिश, बहुत अच्छा किया, आप शिफ्ट हो गए। शाबाश बेटे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी बेटे, देखो ऐसे अच्छा लगता है ना इंटरैक्टिव, वरना मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग, तो वो फिर मजा नहीं आता। कामरान, आपका हैंड मुस्तकिल रेज है हजरत, बताइए क्या मैं आपका माइक अनम्यूट करूं? और ये तुम लोग क्या छोटे बच्चों की तरह एनोटेशन चला रहे हो? जूनियर मॉन्टेसरी के बच्चे करते हैं ऐसे। जी अच्छा जी, सो अब जरा बात कर लेते हैं हम दोबारा से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर। कुछ बच्चों ने क्योंकि हमें बाद में भी ज्वाइन किया है, हमारी क्लास जो है इंशाअल्लाह वेंसडे और थर्सडे, और ये टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर दोबारा कर देंगे। वेंसडे और थर्सडे हमारी क्लास इंशाल्लाह 2 to 3 हुआ करेगी, और 3 to 3:30 हमारी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे ही उसकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, फिर हमारी इंशाल्लाह फ्राइडे को जो क्लास होगी वो 3 to 4 होगी, और उसकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस 4 to 4:30 होगी इंशाल्लाह। सैटरडे को हमारी जो क्लास होगी वो 12 to 1 होगी, और उसकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस इंशाल्लाह 1 to 1:30 होगी। ये हमारी 4 क्लासेस हुआ करेंगी इंशाल्लाह। 6 आवर्स जो हैं वो मेरे आप लोगों के साथ गुजरेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली कैंपस में हमारे 5 आवर्स होते हैं, 5 आवर्स अ वीक होते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा हिसाब होता है क्योंकि जाहिर है इंटरैक्टिव होता है, मैसेजेस पढ़ने में टाइम लग जाता है, बच्चों की कभी कभी ऐसा होता है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसा कुछ इशू हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ 6 आवर्स रखे हैं,
ठीक है। और दूसरा ये भी है कि वो तो बच्चे मेरे सामने होते हैं कैंपस में, तो उनको तो मैंने बुलाया डांट डपट करके, तो उनके चेकिंग कर ली। यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स एक्स्ट्रा इसीलिए रखे हैं ड्राफ्टिंग के लिए, बिकॉज बार बार आपको बता रही हूँ मेरे बच्चों, 50-50 गेम है। 50% आपका कॉन्सेप्ट है और 50% आपकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस है। आंसर के अंदर क्या लिखना है, कितनी चीज के कितने नंबर होते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास आपकी लाइव हुआ करेगी, कोशिश मेरी यही होगी और ख्वाहिश भी यही होगी कि मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ लाइव ज्वाइन करें, ठीक है। और बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। ये वाला जो पूरा वीक है ये फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर कीजिए। ज्वाइन करना या ना करना डेफिनेटली वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन मेरा जो रिलेशनशिप तुम लोगों के साथ बन गया है मेरे लिए यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे इतनी ज्यादा बच्चों से मेरी बातचीत हो रही है, इतने ज्यादा बच्चे हैं जो मुझे दुआएं दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। अब बी सिंह को देख लें कि ये पेपर ऑलरेडी दे के बैठा है, लेकिन ये स्टिल क्योंकि सिर्फ मेरा फैन है तो ये क्लास लेने के लिए आया है। तो जीते रहो शहजादे, ठीक है ऐसे। और वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सीन है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, आई एम हाईली रिस्पॉन्सिव, सोशल मीडिया पे आई एम हाईली रिस्पॉन्सिव। एनीथिंग एल्स, कोई मसला हुआ आपको इस क्लास को अटेंड करने में, कोई परेशानी हुई बताइए। उमर रशीद कह रहे हैं स्लाइड शेयर कर देना। जी जी बेटे लाजमी शेयर कर देंगे स्लाइड्स इंशाल्लाह। जी कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई, प्लीज गिव मी फीडबैक। थैंक यू सो मच राना, मुझे भी बहुत मजा आया आपको पढ़ा के। जी बेटे बाकी लोग फीडबैक दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच उमर, आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगा, मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको आवाज में, सिग्नल्स में, किसी भी चीज में कोई भी परेशानी हो, थैंक यू सो मच आमिश, मुझे भी बहुत बेस्ट लगा आपको पढ़ा के। अगर आपको थैंक यू सो मच मोहम्मद मालिक, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू उमेर। पोस्ट रिजल्ट बैच, उमर बेटे ऐसा फिलहाल तो इरादा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर अगर स्टूडेंट्स की डिमांड हुई तो डेफिनेटली शुरू कर लेंगे। अगर ऐसे 8-10 बच्चों का बैच बन गया तो डेफिनेटली शुरू कर लेंगे, ठीक है उमर। और उमर हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनको रिकॉर्डेड क्लासेस दे दें सारी, जो रिजल्ट के बाद बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और वो हमारे साथ रेगुलर क्लास में ज्वाइन कर लें। क्या ख्याल है उमर? जी थैंक यू उमर। नहीं उमर मेरा बच्चा जरूर तू सीए कंटिन्यू करेगा, क्यों फिक्र कर रहा है बेटे? सीए छोड़ने की चीज नहीं है, एक दफा आ गए तो आ गए। इंशाल्लाह मेरा बच्चा, बहुत दुआ करूंगी। बेटे इरादा है हमारा, नहीं दिसंबर बिल्कुल नहीं, जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह, जनवरी के थर्ड वीक या एंड तक। देखो जल्दी क्या है बेटा, जल्दी सिलेबस कवर करके क्या करना है? जितने दिन तुम लोग मेरे सामने रहोगे, जितने दिन तुम लोग मेरे से डांट खाते रहोगे, जितने दिन जो है वो बातचीत होती रहेगी, अच्छा रहता है। देखो पता है क्या हुआ अभी ना, पेपर के बाद मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, तो उसने कहा कि मैम क्लास में जो आपकी बातें थी ना वही याद आ रही थी बस। मतलब उसी से हमारा जो है वो बहुत अच्छा हो गया। आपकी आवाज पीछे से आती थी कि नहीं नहीं परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, और या आप कहती थी कि देखो इस सिचुएशन में तो जब देखना होता है कि डेटर पैसे देगा या नहीं देगा तो ये करते हैं। तो बेटा जितनी देर हमारा ताल्लुक रहेगा उतना अच्छा नहीं रहेगा आमिश। बाकी मुझे तो क्या ही फर्क पड़ता है जल्दी क्लास खत्म करने से, डेफिनेटली बेटा मेरा तो फायदा ही है, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि हम चाहेंगे हम प्रैक्टिस करते रहें, हम बातचीत करते रहें, हम रिविजन करते रहें। तो बेटा जनवरी के एंड तक जाएगा सिलेबस इंशाल्लाह, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेरे बच्चों, मुझे आपसे पढ़ के मुझे आपसे बात करके, आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह आज रात तक जो है वो मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स है वीडियो की अपलोडिंग का, लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले ही वीडियो जो है वो अपलोड हो जाया करेगी। जी बी सिंह के ब्रदर और फादर क्वालिफाइड है, वेरी गुड बेटे। मेरा भी छोटा भाई है, ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होगा बेटा आइजा वाइज बिल्कुल नहीं होगा, आईएसए वाइज सीक्वेंस बिल्कुल नहीं होगा। सीक्वेंस जो है हमारा वो होगा आई कैप की किताब टू सम एक्सटेंट, लाइक 80% सीक्वेंस आई कैप की किताब के हिसाब से। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना आगे पीछे, जैसे कंट्रोल के दो चैप्टर हैं, जैसे सब्सटेंटिव के 4 चैप्टर्स हैं, तो वो मैं अपनी मर्जी से पढ़ाती हूँ कि बीच में मुझे जो चैप्टर, जैसे सब्सटेंटिव के अंदर मैंने रखना है
कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो मैं उसको पहले डेटर से पढ़ाऊंगी शुरू करना, या कंट्रोल्स के अंदर चैप्टर 5 पढ़ते हुए ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो कंट्रोल्स के अंदर जो है वो चैप्टर 5 इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, पहले तो हम चैप्टर 6 जो है वो पढ़ाएँगे और उसके बाद हम चैप्टर 5 की तरफ आएँगे, क्योंकि चैप्टर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वैसे हम सीक्वेंस ज़्यादातर आई हुई किताब का ही फ़ॉलो करेंगे, लेकिन हम उसको लॉजिकली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल जब मैं सीए कर सकती हूँ, जब मैं 2 बच्चों के साथ सीए कर सकती हूँ, 2 तो नहीं थे उस वक़्त, तो 1 ही बेटी थी मेरी। शादी के बाद सीए कर सकती हूँ, आर्टिकलशिप कर रही थी तो मेरी शादी हो गई थी। आर्टिकल्स मैंने सारी की सारी शादी के बाद की है, सीए फाइनल के सारे पेपर शादी के बाद दिए हैं और सीए फाइनल के 3 पेपर्स मैंने अपनी बेटी के पैदा होने के बाद दिए हैं। और सीए फाइनल का 1 पेपर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, सी फाइनल का 1 पेपर मैंने तब भी दिया था। तो जब मैं ये सारा कुछ कर सकती हूँ मेरे बच्चों, तो आप नहीं कर सकते। आमिश, आप शादी के बाद कैफ़ करें, वेरी गुड बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह ताला आप लोग का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिए कि आज मैं ज़रा तुम लोगों को 10 मिनट पहले छोड़ी हूँ। ये शुरू का 1 आध हफ्ता मैं ज़रा लीथलनेस अपनी कम करूँगी, लेकिन उसके बाद जो है वो बढ़ता जाएगा। बी सिंह, आते रहना क्लास में, अच्छा लग रहा है तुम्हारा आना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भाषण सिद्दीकी एंडेड। ये फेंक नहीं सकती, बहुत महंगा है। अल्लाह हाफ़िज़।